हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसवाई बीकॉम का सेमेस्टर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रेशियो एनालिसिस। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। सबसे पहला रेशियो है क्या? रेशियो मतलब किसी भी चीज के बारे में जानना। एग्जाम्पल कि भाई मैंने अगर कंपनी में 10 लाख रुपया लगाया है तो उसमें मेरा हिस्सेदारी शेयर कितना है? उनका 20%। तो व्हाट इज माय रेशियो? 20%। मतलब रेशियो का मतलब परसेंटेज। समझ में आया क्या? इतना इन्वेस्ट किया है, आपका इतना हिस्सेदारी, तो रेशियो निकाल दो। अपॉन में लिखना मतलब परसेंट। अगर मैं ऐसा लिखता हूं यहाँ पे 20/100 मतलब ये 20% हो गया। इसी को आप क्या कहते हो? रेशियो। 100 में से 20 रेशियो निकाल लिया। बात समझ में आया क्या? क्लियर। अब आपके सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ रेशियो एनालिसिस की, तो यहाँ पे जो सिलेबस है आपका ये 2 पार्ट में डिवाइड, एक्चुअल में 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे बैलेंस शीट का रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो और एक कंबाइंड रेशियो। कंबाइन का मतलब जिसमें बैलेंस शीट के वैल्यूज को प्रॉफिट एंड लॉस के वैल्यूज के साथ यूज किया जाएगा, इसे कंबाइन कहते हैं। तो मैंने फॉर्मूलेस को उसी पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो शीट है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल के टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है क्या? देखो क्या है। सबसे पहला बैलेंस शीट के रेशियो, कुछ 5 फॉर्मूलेस मैंने लिखे, इतना भी किया तो बस है। फर्स्ट है करंट रेशियो। वर्किंग कैपिटल टॉपिक किया था हमने, याद है? करंट असेट, करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो उसी से बनता है। करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू करंट रेशियो। बैलेंस शीट में मिलता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता है। तो ये जो रेशियो है ये बैलेंस शीट के रेशियो है। बेसिक चीजें याद करवा रहा हूं। करंट रेशियो फॉर्मूला क्या है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट का दूसरा भाग है क्विक रेशियो। क्या है? क्विक, जो इसी का सेकेंड पार्ट है करंट असेट ही, खाली इधर लिखने का फॉर्मूला हो गया। ये जो आप लिखते थे करंट असेट्स और यहां पे मैं लिखता था करंट लायबिलिटीज, अब मैं इसे और अच्छे से लिखूंगा, करंट असेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब ये दो चीज को मैं करंट असेट से निकाल देता हूं तो मुझे जो आंसर आता है उसे मैं कहता हूं क्विक असेट्स। समझ में आया क्या? सिमिलरली करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट असेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाल दोगे तो जो आंसर आएगा उसे क्विक असेट कहते हैं। और करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट निकाल दोगे तो जो आंसर आएगा उसे आप क्विक लायबिलिटीज कहते हो। तो इसका फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। और क्विक असेट का फॉर्मूला क्या बन गया? करंट असेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या बन गया? करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ में आया क्या? करंट असेट करंट लायबिलिटीज में सब है, लेकिन उसमें से ये दो चीज और ये चीज निकाल दोगे तो वो क्विक असेट और क्विक लायबिलिटीज बन जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है स्टॉक वर्किंग कैपिटल। खुद ही बोल रहा है स्टॉक वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो आपको मालूम है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज करते हो, तो इसका फॉर्मूला खुद ही है स्टॉक वर्किंग कैपिटल। स्टॉक वर्किंग कैपिटल क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इनटू 100। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो भी इसे आप कहते हो। स्टॉक टू वर्किंग मतलब ऊपर स्टॉक नीचे वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला कैसे याद करने का समझा? 3 चीज हो गया, करंट असेट, क्विक असेट मतलब करंट रेशियो, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो भी। ठीक है। नेक्स्ट है डेप्थ इक्विटी रेशियो। ये भी खुद ही बोलता है डेप्थ इक्विटी। ऊपर डेप्थ नीचे इक्विटी। डेप्थ मतलब बोरोड फंड, इक्विटी मतलब प्रोप्राइटर फंड, ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर फंड। समझ में आया क्या? तो फॉर्मूला खुद ही आंसर है। डेप्थ इक्विटी का मतलब डेप्थ बोरोड फंड अपॉन प्रोप्राइटर फंड यानी कि इक्विटी फंड। समझा? कैपिटल गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो, अभी गियरिंग रेशियो मतलब क्या है? गियर, गियर मतलब गाड़ी का गियर नहीं, यहाँ पे
गेयर का मतलब है कुछ ऐसे कैपिटल जिसके साथ बाय डिफॉल्ट परसेंटेज होता है। 9% प्रेफरेंस शेयर, 10% डिबेंचर, 9% बैंक लोन, है या नहीं। और कुछ कैपिटल जिसके साथ कोई परसेंटेज ही नहीं होता है, तो जिसके साथ परसेंटेज होता है उसे गेयर कहते हैं। जिसके साथ परसेंटेज होता है मतलब कुछ तो लेके चल रहा है, उसे गियरिंग कहते हैं। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? वो कैपिटल जिसके साथ गेयर है, परसेंटेज है, डिवाइड बाय वो कैपिटल जिसके साथ कोई परसेंटेज या गेयर नहीं है। कैपिटल एंटाइटल टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, जिसे मैं और सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं, कैपिटल विद फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। सिंपल लैंग्वेज मैंने क्या बोला? कैपिटल विद फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। एंटाइटल के जगह पे लिख देता हूं विथ फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। गियर मतलब जिसके साथ इंटरेस्ट या डिविडेंड फिक्स है, अपॉन कैपिटल नॉट फिक्स। लिखा हुआ है ऑलरेडी उसने, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, खाली एंटाइटल में निकाल देना। तो कैपिटल नॉट फिक्स विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। समझा? एंटाइटल के जगह पे मैंने वर्ड डाल दिया कैपिटल नॉट फिक्स। समझ में आया क्या? विथ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जो कैपिटल जिसके साथ इंटरेस्ट डिविडेंड नहीं है वो इधर आएगा, उसका सबका टोटल। और यहां पे वो कैपिटल जिसके साथ इंटरेस्ट डिविडेंड फिक्स है उनको ऐड करो, उससे विदाउट इंटरेस्ट वाले को डिवाइड करो, कैपिटल गियरिंग रेशियो आ जाएगा। बैलेंस शीट का रेशियो क्लियर हो गया। 5 रेशियो डन। कौन सा? करंट रेशियो, लिक्विड या तो क्विक रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल, डेब्ट इक्विटी, कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये सब बैलेंस शीट में ही सॉल्व होगा। मतलब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो बैलेंस शीट से मिल जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस पे मतलब वर्टिकल फॉर्मेट जो हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ये वर्टिकल फॉर्मेट है जिसके अंदर वर्टिकल फॉर्मेट के 6 फॉर्मूलेस मैंने लिख के दिए, जिसमें सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अरे ये तो सिंपल है, कितना कमाया अपॉन कितना इन्वेस्ट किया इनटू 100। कितना इन्वेस्ट मतलब प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? सेल्स पे। तो जीपी का फॉर्मूला कितना कमाया कितना सेल्स किया इनटू 100, जीपी रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग आपको याद रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करते हो तो ये ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स प्लस ऑपरेटिंग अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। इधर 90% नेट सेल्स ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब यहां पे ऑपरेटिंग रेशियो है, यहां पे अलग अलग ट्विस्ट आ सकता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग ऑफिस रेशियो, ऑपरेटिंग सेल्स रेशियो, ऑपरेटिंग फाइनेंस रेशियो, ऐसा भी पूछ सकता है। मतलब ये जिसके बारे में पूछा है वो ऊपर लिखने का, नीचे सेल्स ही आएगा। जैसे जीपी पूछा, ऊपर जीपी नीचे सेल्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूछा है तो जितने भी एक्सपेंस है, कौन से एक्सपेंस? ऑफिस एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सबको ऐड करें। खर्चा, प्रॉफिट नहीं, खर्चा, सीओजीएस का टोटल, ऑफिस का टोटल, सेलिंग का टोटल, फाइनेंस का, सबको ऐड करने का तो ऑपरेटिंग खर्चा आएगा अपॉन सेल्स इनटू 100। लेकिन वो बोलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ओपीबीआईटी जो आपको आया ना वो यहां पे आएगा माइनस करने के बाद का आंसर। डिफरेंस समझ में आया? मैंने क्या कहा? अपॉन सेल्स। देखो एक्सपेंस रेशियो इधर स्पेसिफाई किया, उसके बाद क्लियर एक्सपेंस, तो जो भी एक्सपेंस बोलेगा एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। एक्सपेंस में जो एक्सपेंस वो बोलेगा वो। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, यहां पे ऑपरेटिंग रेशियो था मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो था, ये सिंपल एक्सपेंस रेशियो था, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नेट प्रॉफिट कैसा आएगा? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। स्टॉक कितनी बार घुमाते हो, तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक का मतलब हुआ ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आया? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक
प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो समझ में, ये हट के था थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बाकी सब पे सेल जाना है, जो बोला वो ऊपर आएगा। जीपी बोला जीपी ऊपर, एक्सपेंस बोला एक्सपेंस ऊपर, समझ में आया। नेट प्रॉफिट बोला नेट प्रॉफिट ऊपर। क्लियर हुआ क्या? पक्का। और भी चीजें आएंगे बट आपको दिमाग में बैठना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलेस कैसे सॉल्व होते, बैलेंस शीट के कैसे सॉल्व होते। प्रॉफिट एंड लॉस में सब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड है मैक्सिमम, समझ में आया क्या? बैलेंस शीट में आपको जो बोला उसके हिसाब से सॉल्व करने का है। करंट असेट, करंट लायबिलिटीज बराबर है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेप्थ इक्विटी रेशियो, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये सारी चीजें आने वाली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोजिट या तो कंबाइंड रेशियो की तरफ। कंपोजिट या तो कंबाइंड, ये आपका कंपोजिट रेशियो 7-8 और भी है, मैंने 7 लिखा, और बहुत सारे फॉर्मूलेस आ सकते हैं बट इसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें पहचानना डिफिकल्ट है। पहले हम इजी करेंगे, पहले कर लेते हैं ना फॉर्मूलास। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने जो पैसा लगाया है उस पे आपने कितना कमाया है, रिटर्न्स का मतलब कमाया। तो फॉर्मूला बोल रहा है हमने कितना कमाया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। फॉर्मूला समझ में आया क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? कितना कमाया, रिटर्न, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, समझ में आया, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट में मिलता है, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में मिलता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया ये, समझा? चलिए, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर को कितना मिलने वाला, ये बिजनेस का रिटर्न हुआ, ये ओनर का रिटर्न हुआ। तो ओनर के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखना है, बिजनेस के लिए बिफोर टैक्स लिखना है, फर्क समझ में आया। अपॉन प्रोप्राइटर का फंड इनटू 100, यहां पे पूरा बिजनेस आया ना, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पूरा आया, यहां पे सिर्फ प्रोप्राइटर आया, समझ में आया क्या? फॉर्मूला को याद करने का जो सेंटेंस बोल रहा हूं उसी तरीके से याद रखो, प्रोप्राइटर में प्रोप्राइटर, कैपिटल में कैपिटल एम्प्लॉयड, समझ में आया क्या? नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रोप्राइटर में दोनों हो गए, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, लेकिन इक्विटी में सिर्फ इक्विटी आएगा, बात समझ में आया? यहां पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, यहां पे प्रॉफिट पूरे ओनर का है बट यहां पे प्रॉफिट सिर्फ इक्विटी का। सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा? जब भी आप नेट प्रॉफिट फाइंड करते हो ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये किसका हुआ? ओनर के लिए हुआ। अब इसमें जब मैं प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रॉफिट दे दूंगा तो जो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, ये जो प्रॉफिट आया है ये इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट है। मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका प्रॉफिट दे दिया, अब जो प्रॉफिट बचा है वो किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का है, तो इसे कहते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। बात समझ में आया? मतलब ये जो प्रॉफिट आया है इसमें से खाली प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दो, तो प्रेफरेंस डिविडेंड परसेंटेज होता है 9%, 10%, तो अपने को उनकी कैपिटल पे कैलकुलेट करके माइनस कर देने का, तो जो बच जाएगा वो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा अपॉन इक्विटी शेयर, यहां पे प्रोप्राइटर यहां पे इक्विटी, फर्क समझ में आया? नेक्स्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फ्यूचर में भी काम आएगा आप लोग को ये फॉर्मूला, अभी आप आगे चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड अपॉन प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इनटू 100। डिविडेंड किसको पे करते हैं? डिविडेंड शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का तो मालूम है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, ये किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए फॉर्मूला है डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितना डिविडेंड देना है अपॉन कितना प्रॉफिट उनके पास है इनटू 100। तो डिविडेंड टू इक्विटी शेयर अपॉन प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर इनटू 100। क्लियर? ये परसेंटेज में आता है। ओके, डेप्थ सर्विस रेशियो, सर्विस का मतलब इंटरेस्ट, डेप्थ इंटरेस्ट रेशियो ऐसा पढ़ लो, डेप्थ टू इंटरेस्ट रेशियो, तो डेप्थ टू इंटरेस्ट बोला है तो डेप्थ, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट,
यहां पे याद रखना है इंटरेस्ट नीचे आएगा, सर्विस का मतलब इंटरेस्ट है। तो प्रॉफिट जो इधर था वही सेम चीज, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। क्लियर हुआ? डेब्ट सर्विस कवरेज, ये सर्विस रेशियो था, इंटरेस्ट था, ये कवरेज रेशियो है। तो कवरेज के अंदर सिर्फ इंटरेस्ट नहीं आएगा, अमाउंट भी आ जाएगा। यहां पे खाली इंटरेस्ट आ रहा था, यहां पे लोन भी आएगा, लोन मतलब बोरोड फंड भी आ जाएगा। तो प्रॉफिट के साथ बोरोड फंड भी आ जाएगा। देखो, कैश प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस अपॉन इंटरेस्ट प्लस लोन। रेयर सम है इसके ऊपर, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बहुत कम सम इसके ऊपर आएगा, ये आ सकता है, बट इसके चांसेस यू कैन से 0.1%। नेक्स्ट है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ऐसे ही क्रेडिटर्स भी होता है। डेटर्स के लिए, डेटर्स यानी कि जिसको आप सामान बेचते हो, क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। सेम चीज क्रेडिटर्स के लिए भी आएगा, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? इसके सेल्स है तो इसके लिए क्या रहेगा? क्रेडिट परचेस, हाँ या नहीं? क्रेडिट परचेस अपॉन क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। फॉर्मूला खुद ही बना लिया आपने, लॉजिक समझ में आया? तो अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया ये आपको मैंने फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किया है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंबाइन। हाँ, आज बैलेंस शीट से स्टार्ट करते, जितना होगा उतना करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते, सम की तरफ जाते, देखते क्या है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया है इसमें दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो प्रिपेयर बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्मेट। अपने को बैलेंस शीट बनाना है वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर, सुटेबल फॉर एनालिसिस एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो। कौन से? कैपिटल गियरिंग रेशियो, जिसके साथ गियर आएगा वो, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर रेशियो भी है, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। मतलब ये पूरे 5 के 5 फॉर्मूले पूछे गए, बराबर है? आपका पहला काम है मार्किंग करके वर्टिकल फॉर्मेट बनाना। कैश करंट असेट, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस करंट असेट, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज, बिल रिसीवेबल करंट असेट, डिबेंचर्स बोरोड फंड, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट, स्टॉक करंट असेट, डेटर्स करंट असेट, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट, लोन फ्रॉम डायरेक्टर रीपेबल आफ्टर 3 इयर्स। लोन फ्रॉम डायरेक्टर, लोन लिया है, क्या हो जाएगा? बोरोड फंड। बोरोड फंड ना बेटा, 3 साल बोला ना, बराबर है? और क्वेश्चन में देखो कैश, ये कैपिटल वगैरह वही बोला, इक्विटी शेयर दिखा नहीं, इक्विटी शेयर शेयर होल्डर फंड, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होल्डर फंड में ही जाएगा। मार्किंग क्लियर हो गया? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको पोस्ट करने के लिए। आई होप सबको फॉर्मेट तो मालूम है। सबसे पहला आता है ए हेडिंग, सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड, बराबर है? अब सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर पहला आएगा क्या? फर्स्ट ओन फंड बोल सकते हो या इसे प्रोप्राइटर फंड भी बोल सकते हो। ओन फंड के अंदर सबसे पहला है इक्विटी शेयर, बराबर है? रहेगा तो माइनस कर देंगे ना हम लोग। इक्विटी शेयर, देखो क्वेश्चन में इक्विटी शेयर दिया है, एक ही ओनर है इक्विटी शेयर का ही, कितना है? 2,50,000। अब ये कौन से कॉलम में लिखोगे? सेकेंड कॉलम में। तो इक्विटी शेयर का 2,50,000। बात समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक? चलिए, इक्विटी शेयर के अंदर सेकेंड हम इसके अंदर ऐड करते हैं क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस है। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस 54,250, तो यहां पे आ जाएगा 54,250 सेकेंड कॉलम में। तीसरा माइनस करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, है क्या? नहीं। बात समझ में आया क्या? पक्का समझाए? चलिए ठीक, थोड़ा एक करेक्शन कर रहा हूं, खाली अमाउंट को नीचे लिख रहा हूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस नीचे है ना आपका। चलिए, 54,250, बात समझा? चलिए टोटल ऐड कीजिए और बताइए कितना आ रहा है यहाँ पे टोटल। प्रोप्राइटर फंड भी बोल सकते हो
या इक्विटी फंड भी बोल सकते हो। क्यों इक्विटी फंड? क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है अपने पास। हाँ, टोटल ओन फंड भी बोल सकते हैं। टोटल 3,04,250, 3,04,250। ये समझ में आ गया। हेडिंग नंबर बी, बोरोड फंड पे चले जाएंगे। बोरोड फंड, अब बोरोड फंड में देखो दो है तुम्हारे पास, है ना। एक लोन फ्रॉम डायरेक्टर लिया हुआ है आपने लोन, और एक 12% डिबेंचर्स है, बराबर है। यहां पे आ जाता हूं, बोरोड फंड के अंदर लिखता हूं यहां पे सबसे पहले 1, बोरोड फंड में 12% डिबेंचर एंड लोन फ्रॉम डायरेक्टर, बराबर है। डिबेंचर कितना 62,500 और 1,00,000। इसका टोटल कितना आ रहा है? टोटल बोरोड फंड 1,62,500, 1,62,500। वर्टिकल फॉर्मेट ही कर रहा हूं मैं, ऐड कर देंगे तो मुझे जो आंसर आएगा उसे मैं कहूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 4,66,750। डन यहां तक। इसी के नीचे लिखने से अच्छा मैं, चलो इसके नीचे ही लिख देता हूं, है जगह तो इसके नीचे लिख देता। एप्लीकेशन ऑफ फंड बी, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला क्या आने वाला है? तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट फिक्स असेट। फिक्स असेट्स में देख लो क्या क्या है तुम्हारे पास। लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर मशीनरी भी है। कितना है मशीनरी? और कुछ है फिक्स असेट? कौन से कॉलम में जाएगा? सेकेंड कॉलम में लिख दूंगा 2 लाख 1,36,000, तो ये 1,36,000 हो जाएगा। टोटल इसका फिक्स असेट का आ जाएगा टोटल FA 3,36,000, 3,36,000। ऐसा समझो कि भाई वर्टिकल का रिवीजन ही चल रहा है। समझ में आया? चलो ये हो गया। उसके बाद सेकेंड हेडिंग आप डाल दोगे, क्या डालोगे? सेकेंड हेडिंग है इन्वेस्टमेंट। है क्या कुछ? भाई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, डैश। तीसरा हेडिंग है वर्किंग कैपिटल। हाँ जी, अब वर्किंग कैपिटल अपन नॉर्मल जैसे सॉल्व करते अभी वैसा नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि अभी अपने को ना थोड़ा सा और इसको एक्सपांड करना है, क्विक नॉन क्विक ये सब देखना है। तो सबसे पहला मैं लिख रहा हूं ए, क्विक करंट असेट। सब असेट क्विक ही होता है। हाँ, क्विक का मतलब क्या हुआ? अभी देखो मैंने बताया करंट असेट सब करंट असेट है, लेकिन उसमें से अगर मैं स्टॉक और प्रीपेड निकाल दूं तो जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा? क्विक असेट बचेगा। समझ में आया क्या? क्योंकि करंट ये लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। सारे करंट असेट मेरे क्विक है एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। समझा क्या? सर ऐसा क्यों? क्या स्टॉक फट से बिकता है क्या? जिसको उधार दिया वो अपने 1 साल में देगा कि नहीं? भाई 1 साल के बाद का है ना वो तो। प्रीपेड एक्सपेंसेस, समझ में आया? बाकी सब चीजें क्विक है भाई, फट से मिल जाएगा तुमको। इसलिए जितने भी असेट होते सब करंट असेट क्विक असेट है एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो देख लो आपके पास असेट्स के अंदर कौन से असेट्स है। करंट असेट के अंदर मेरे पास है कैश, ये क्विक में आएगा। बिल रिसीवेबल क्विक में आएगा। एक्सपेंसेस नॉन क्विक है। फिर स्टॉक नॉन क्विक है। डेटर्स क्विक है, बाकी तो खत्म। अरे समझा? तो यहाँ पे क्विक में कैश, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, तीन ही चीज आने वाला है। वो नॉन क्विक है ना? समझ में आया क्या? तो यहां पे क्विक असेट के अंदर पहला आ जाएगा कैश।
दूसरा आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल, तीसरा आ जाएगा डेटर्स। अरे बात समझ में आया? अब इसको लिखेंगे कहां पे? क्विक का टोटल इनर लिख के यहां डालेंगे फर्स्ट में, क्विक का टोटल लेंगे, फिर नॉन क्विक लिखेंगे, इसका भी टोटल लेंगे और दोनों का टोटल सेकेंड कॉलम में आएगा। वो जो आएगा उसे करंट असेट कहेंगे। वैसे करंट लायबिलिटीज और फिर माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल थर्ड कॉलम में जाएगा। बात समझा? तो यहाँ पे कैश का बैलेंस बताओ कितना है? 12,500 सबर, देखो 12,500, फिर बिल रिसीवेबल 5,250, फिर उसके बाद 1,30,750। इसका टोटल ले लो कितना आ रहा है, देखो इसका टोटल 1,48,500, ये चला गया 1,48,500। इसे मैं कहता हूं टोटल क्विक असेट्स। समझ में आया? क्लियर यहां तक? टोटल क्विक असेट्स आ गए। अब हम आगे बढ़ते, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, नॉन क्विक लिखेंगे। तो यहां पे आ जाता हूं, सेकेंड हेडिंग डाल देता हूं मैं, ए की जगह पे अब बी आ गया, नॉन क्विक असेट्स, बराबर है, नॉन क्विक असेट्स। नॉन क्विक असेट्स के अंदर यहां पे दो है, पहला है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एंड सेकेंड है स्टॉक। बात समझ में आया? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस कितना? 15,500 और दूसरा 250। इसका टोटल ले लो, टोटल नॉन क्विक हो गया कितना? 83,050, 83,750। अब दो अपने पास है, इन दोनों को जो मैं आंसर ऐड करूंगा तो जो आंसर आएगा उसे मैं कहूंगा टोटल करंट असेट्स। अब ये प्रेजेंटेशन आपको उसके इसमें भी करना है, वर्टिकल फॉर्मेट में भी। जब आप वर्टिकल करते हो तब आपको ऐसा करना है, लेकिन उधर नहीं किया ना तो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। रीजन है कि वहां पे आपको फॉर्मूलेज नहीं चाहिए, रेशियो नहीं चाहिए, इधर रेशियो निकालना है, तो इधर प्रेजेंटेशन पूरा अच्छे से चाहिए। हम जब वर्टिकल फॉर्मेट करते इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, सब एक साथ लिखते चलेगा, लेकिन जब रेशियो एनालिसिस करोगे तब आपको ये होना जरूरी है। चलो इसको ऐड कर दो, टोटल बताओ कितना आ रहा है? कितना? 2 लाख, ये चले जाएगा नेक्स्ट कॉलम में 2,32,250। टोटल करंट असेट समझ में आ गया। अब सेम वे में हम क्या सॉल्व करने वाले? करंट लायबिलिटीज को सॉल्व करने वाले। चलिए ठीक है, आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज की तरफ। हेडिंग नंबर बी आ जाएगा यहाँ पे, क्या है? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में सेम पहला प्रोसेस आ जाएगा, क्या? क्विक लायबिलिटीज, बराबर है। क्विक लायबिलिटीज में क्या क्या है देखो जरा बताओ। एक मिनट, क्रेडिटर्स है, चेक कर लेते हैं। इधर नॉन क्विक है ही नहीं कुछ भी, इधर एक ही करंट लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स और कुछ भी नहीं है। और यही मेरा क्या है? क्विक भी है, नॉन क्विक तो इधर है ही नहीं। तो डायरेक्टली क्रेडिटर्स में इधर फर्स्ट कॉलम में लिख लेता हूं, कितना है? 1,01,500, बराबर है। इसी का टोटल ले लेता हूं मैं, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज 1,01,500, बराबर। केविन क्लियर है? आर्यन क्लियर है? अभी देखो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मेरे लिए क्या रहेगा? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितना है? 1,30,750, 1,30,750। अब आपके पास वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है, बराबर। फिर आपके पास फिक्स असेट का अमाउंट है या नहीं? फिक्स असेट का अमाउंट है 3,36,000। प्लस करो, फिक्स असेट का टोटल है ना तुम्हारे पास, हाँ प्लस करो। देखो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 4,66,750 आ रहा है ना। बैलेंस शीट समझ में आया? टैली हो गया? पक्का समझा है?
चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 4,66,700। बैलेंस शीट टैली कर दिया हमने। बैलेंस शीट टैली करने के बाद हमको अब जो जो फॉर्मूलेस चाहिए वो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला सॉल्व करने बोला उसने, कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब तीनों कैपिटल गियरिंग रेशियो के लिए आपको क्या करना है, तो कैपिटल, वो कैपिटल चाहिए जिसके साथ इंटरेस्ट और डिविडेंड फिक्स है, अपॉन वो कैपिटल चाहिए जिसके साथ इंटरेस्ट डिविडेंड फिक्स नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल गियरिंग ratio will be, what is the formula? The formula is capital with fixed interest and dividend upon capital not fixed with interest and dividend। क्लियर है क्या, समझ में आया? तो अब अपने को ढूंढना पड़ेगा दोनों कैपिटल। कैपिटल कहां मिलेगा, लायबिलिटी साइड पे ही मिलेगा। तो लायबिलिटी साइड पे से जाके दोनों को ढूंढना पड़ेगा अपने को। भाई लायबिलिटीज आ जाओ, लायबिलिटीज 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 आ जा भाई, लायबिलिटीज आ गया, आ गए लायबिलिटीज की तरफ। अब लायबिलिटीज में देखो दो चीज दिख रहा है, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। बोरोड फंड में परसेंटेज है ना, यहां पे है क्या, तो जो परसेंटेज होता है उसे फिक्स कहते हैं। जो परसेंटेज है उसे अपन फिक्स कहते हैं। भाई तेरे साथ परसेंटेज आया मतलब तू कैपिटल विद गियर है, इसके ऊपर गियर है क्या। अगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स होता, अगर प्रेफरेंस शेयर्स होता तो वो भी फिक्स गियर में आता। क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के बाद 8%, 9%, 10% होता है, समझ में आया। तो वो कैपिटल भी इसके साथ हम ऐड करते, इसके साथ बोरोड फंड के साथ। समझ में आया क्या। तो अभी कैपिटल गियरिंग रेशियो के अंदर कैपिटल कितना है चेक कर लो। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो के अंदर है 62,500 प्लस 1,00,000, 1,60,000। तो इधर परसेंटेज नहीं दिया रहे, लोन डायरेक्टर से लिया है, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे पास परसेंटेज तो होगा ही ना, है या नहीं। अभी यहाँ पे लिखा है 3 साल में रीपे करना है, बट जो भी लोन लिया उस पर ब्याज तो बंदा लेगा ही लेगा। ब्याज लेगा मतलब इंटरेस्ट तो इसके ऊपर है ही है, बोरोड फंड के ऊपर। उसके अलावा प्रेफरेंस है क्या क्वेश्चन में, नहीं। तो कैपिटल विथ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कितना है, 1,62,000। समझा। और वो कैपिटल जिसके ऊपर इंटरेस्ट फिक्स नहीं है वो कितना है, 3,04,250, क्योंकि इस पे खाली इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। तो अभी हमारे फॉर्मूले के हिसाब से यहां पे मैं आ गया, मैं लिखूंगा कैपिटल विथ गियर कितना है, 1,62,500 अपॉन 3,04,250। डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है, 0.5। चलिए ठीक है, तो 0.534:1 रेशियो, कुछ नहीं मतलब अपॉन 1 होता है। समझ में आया। सर कैसे, कैलकुलेटर में डिवाइड करो, ज्यादा सोचो मत। क्लियर हुआ। सेकंड कौन सा फॉर्मूला फाइंड करने बोला उसने, देखो जरा। सेकंड उसने बोला है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए फॉर्मूला चलो देखते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो के पास आ जाते भाई, हमको प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला चाहिए। प्रोप्राइटरी रेशियो आ जा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गए। प्रोप्राइटरी रेशियो देखते भाई किधर है, प्रोप्राइटरी रेशियो दिया है क्या किधर। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेप्थ इक्विटी रेशियो। डेप्थ इक्विटी मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो। डेप्थ इक्विटी का मतलब ही प्रोप्राइटर, इक्विटी मतलब कौन हुआ, मालिक हुआ ना, प्रोप्राइटर हुआ। इसे प्रोप्राइटर रेशियो कहते हैं। बोरोड फंड अपॉन प्रोप्राइटर फंड इनटू 100 करना है तो 100 करेंगे। समझ में आया क्या। चलिए आ जाते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो पे। नाम अलग है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है क्या। तो यहाँ पे आ जाता हूँ नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, दैट इज प्रोप्राइटर रेशियो। प्रोप्राइटर का फंड चाहिए, इतना पैसा लगाया और कितना उसने कमाया। देखो क्वेश्चन में कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, शेयर होल्डर फंड। प्रोप्राइटर ने कितना पैसा लगाया, 3,04,250। प्रोप्राइटर रेशियो, प्रोप्राइटर रेशियो समझ में आया। दिस इज माय प्रोप्राइटर फंड, अरे हाँ, अपॉन टोटल असेट्स। क्या लिखोगे, अपॉन टोटल
असेट, प्रोप्राइटर ने कितना असेट कमाया है जरा चेक करते। भाई बिजनेस में जाएंगे, टोटल असेट्स कितना है देखो, तो टोटल असेट भी सर जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है उतना ही रहेगा। मैं बोलूंगा टोटल असेट, जरा ध्यान से, टोटल असेट्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल असेट्स का फॉर्मूला है, टोटल असेट्स का फॉर्मूला है फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट असेट। टोटल असेट्स के अंदर असेट्स लायबिलिटीज लेने का नहीं, असेट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट एंड माय करंट असेट। करंट असेट कितना है? 2,32,250। लायबिलिटीज नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो 3,36,000 प्लस 2,32,250 कितना आ रहा है भाई? एक मिनट, 5,68,250। बात समझ में आया? तो यहाँ पे टोटल असेट्स का फॉर्मूला नया रेशियो निकाल के दिया तुमको, टोटल असेट इज इक्वल्स टू फिक्स असेट प्लस करंट असेट प्लस इन्वेस्टमेंट। लिख दोगे ना? समझ में आया? चलिए कितना आ रहा है? 0.53 इज टू 1 लिख दो तो भी चलेगा, परसेंटेज नहीं लिख रहे तो, क्योंकि अगर परसेंटेज लिखोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। प्रोप्राइटरी रेशियो डन, क्लियर है? पक्का है टीनू? गुड मॉर्निंग। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद कौन सा रेशियो दिया है देखो जरा। उसके बाद आपको पूछा है करंट, अरे ये तो सिंपल है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट हमने फाइंड किया था 2,32,250 किया है ना, और करंट लायबिलिटीज भी हमने फाइंड किया, कितना है? 1,01,500 किया हुआ है। करंट असेट और करंट लायबिलिटीज तो फॉर्मूले के हिसाब से इधर लिख देता हूं मैं, यहीं पे इसके नीचे आ जाएगा। चल ठीक है, यहां पे लिखता हूं करंट रेशियो। करंट रेशियो फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट है 2,32,250, 1,01,500 डिवाइड करो 2.88 ना, ठीक है, इज टू 1। एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। हमेशा करंट रेशियो में करंट असेट ज्यादा होना चाहिए, करंट लायबिलिटीज कम होना दे, तो बिजनेस सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट 11th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन फॉर सॉल्वेंट, व्हेन असेट्स आर मोर देन द लायबिलिटीज, असेट ज्यादा लायबिलिटीज कम, तो बिजनेस जिंदा रहेगा। तो इधर भी हमेशा एक स्टैंडर्ड रेशियो है, अगर करंट असेट 2 है तो लायबिलिटी 1 ही होना चाहिए। तो इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? 2:1, असेट 2 लायबिलिटीज 1। तो आपका करंट रेशियो भी देखो उससे ज्यादा ही आ रहा है, 2.28:1। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? 100%। ये कभी भी 1 से कम नहीं होना चाहिए, अगर हो गया मतलब बिजनेस इंसॉल्वेंट है भाई, करो मत बिजनेस। डिसीजन मेकिंग में जब इधर है ना रेशियो में ना, आपको पूछा जाएगा सेंटेंस में कि भाई तुमको क्या लग रहा है इसका करंट रेशियो रख के कि बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा हाँ भाई बिजनेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट एसेट का जो स्टैंडर्ड रेशियो वो फुलफिल हो रहा है। क्लियर? समझा? नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। क्या पूछा है? लिक्विड रेशियो, शायद लिक्विड रेशियो ही पूछा हुआ है, लिक्विड रेशियो पूछा हुआ है, बराबर है। अब लिक्विड रेशियो के लिए आपको तो क्या चाहिए? क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो के लिए क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। अब मैंने ऑलरेडी क्विक रेशियो, क्विक असेट और क्विक लायबिलिटी लिखा हुआ है, देखो क्विक असेट का टोटल यहाँ पे, क्विक असेट 1,48,500 और क्विक लायबिलिटीज में यही है, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे आ जाएंगे, कितना था क्विक असेट? 1,48,500 और 1,01,500, 1,48,500, 1,01,500, 1.46